हेलो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित क्लास 10th का यानी मैथ 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानें, फिर उसको कैसे हल करें, ये सब बातें आज सीखेंगे। तो पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ये जाने। ऐसा समीकरण जिसमें आने वाला बहुपद द्विघात बहुपद हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होता है, आइए देखिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। एक्स स्क्वायर, एक्स ये सब चर राशि है, एक्स यानी चर राशि है, ए बी सी अचर हैं। क्या है? अचर राशियां हैं। अब इस व्यापक रूप में हम ए बी सी के मान बदलते जाएं तो आपको अलग अलग समीकरण मिलते जाएंगे। तो देखिए इस समीकरण में जो बहुपद का रूप है वो कैसा है? बहुपद द्विघात। क्यों? इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद द्विघात बहुपद है। तो आप समझ गए द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें आने वाला बहुपद द्विघात बहुपद हो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण पहचाने कि है या नहीं है, तो आइए हम उदाहरण दे रहे हैं। एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ये एक समीकरण दिया गया है, हमको चेक करना है सॉरी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, सरल करके इस रूप में लाएंगे, फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं एक सूत्र यानी फॉर्मूला यूज होगा, जो कौन सा होगा? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके आधार पे ये हो गया आपका a, ये हो गया b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, a मीन्स x, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है, प्लस 2a, a मीन्स x, b 1। इधर आप 2 से गुणा करना है ब्रैकेट में, तो 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर सरल करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2x, 2x माइनस 6। अब सबको हम बाई तरफ लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, और इधर लाएंगे 6 को प्लस, सरल करें, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर का है प्लस माइनस का। तो आप देखिए आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों भाई? आप व्यापक रूप से तुलना करेंगे इसकी। तो यहां पर देखिए ए क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है एक, जो यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, यानी कि एक है गुणांक एक्स। जब कभी भी किसी चर राशि के पास कोई संख्या लिखी न दिखाई पड़े तो उसका गुणांक एक होता है। हर चर राशि या हर वस्तु के साथ एक संख्या छिपी होती है, इसे कहते हैं कुर्सी, मतलब एक कुर्सी, पेन मतलब एक पेन, तो एक छिपा रहता है। ठीक इसी प्रकार एक्स स्क्वायर के पास कोई गिनती आपको नहीं दिख रही, केवल मैं एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे छिपा हुआ है एक, यानी एक एक्स स्क्वायर है, वन एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हो गई वन। ये अचर पद हो गया सी, देखिए सी है, तो ए एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस सी मिल गया, बी एक्स आपको नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि बी एक्स इसमें है नहीं, तो इसका मतलब व्यापक रूप इसका, इससे तुलना कर रहे हैं तो हमको इस रूप में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये इसी रूप में है, बस देखने में थोड़ा अंतर देखिए दिखा रहे हैं। देखिए सॉरी, इसी का ये व्यापक रूप है। देखिए तो आपको देखो ए मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया प्लस, हाँ देखिए यहाँ पे आपको एक्स वाला पद दिखता नहीं था, लेकिन अगर कहे नहीं दिखाइए तो दिखा सकते हैं। कैसे? इसका गुणांक जो है बी वो जीरो हो जाएगा, जीरो का एक्स से गुणा करेंगे तो जीरो यानी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नहीं इस रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं, तो आपको बी भी मिल गया। बस ये एक्स का पद ना मिले एक्स वाला, इसका मतलब एक्स का गुणांक शून्य है, अर्थात बी शून्य, और ये सी आपको दिख रहा सेवन है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में आपको ये दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। हालांकि आप जानते होंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, दो घात वाला ना, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे, तो फिलहाल हमने यहाँ पे समझा दिया आपको डिटेल में। तो ये फिलहाल क्या है, आप लिख देंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला लेके चलते एक और समीकरण, एक्स इक्वल टू वन अपान, ये आपको अगर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो जल्दी में देखेंगे आप तो कहेंगे इसमें द्विघात कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए पहले हम इसको, इसका रूप बदल के व्यापक रूप में लाने का प्रयास करें, फिर उसकी तुलना करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे दो बातें हैं। अगर हम इसको बटे एक कर लें और फिर ये गुणा कर लें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका पिछले प्रश्न जैसा। आपको एक्स नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये मत समझना कि एक्स वाला पद इसमें नहीं है। एक्स वाला पद अगर देखें तो है, लेकिन फर्क क्या है कि एक्स का गुणांक जो बी है वो शून्य है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे समझाया था। तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, तो ये समीकरण भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला और एक उदाहरण ले रहे हैं। स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री, ऐसा कह करके कोई समीकरण दिया गया है। आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो फिलहाल ये व्यापक रूप में दिया हुआ है, हमें कुछ करना नहीं है। इस बहुपद को अगर ध्यान से देखें तो इसकी घात क्या है? दो है, अर्थात ये द्विघात बहुपद है। इससे मिल रहा कैसे देखें, यहाँ पे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए, तो ए का स्थान क्या है? वर्गमूल तीन, तो ये ए एक्स स्क्वायर को पूरा कर लिया इसने,
ये देखिए बी एक्स है, बी के स्थान पर 1/√3 है और इसी प्रकार सी भी 2√3 है। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से मिलता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गया, अर्थात इसमें आने वाला जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो आशा करते हैं कि आप कोई भी समीकरण आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको चेक करिए द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप आसानी से चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में। ये तो रहा द्विघात समीकरण, उसको हल करने के बारे में हम बात करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पाठ्यक्रम में दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी सूत्र विधि। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सीखेंगे हल करना ना, और फिर अगली विधि का। तो गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण हल करेंगे तो x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, इसी यानी कोई x में द्विघात समीकरण है तो उसको हल करें, तो उसको हल करके x का मान निकालेंगे। तो इस पर हम आपके देखते हैं, एक आध समीकरण लेके आपको समझाएंगे। पहला समीकरण है x² -3x - 10 = 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। कभी कभी सीधे कहा जाता है इस समीकरण को हल कीजिए, या कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने का मतलब वही हल करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। इस विधि से समीकरण में जो आने वाला बहुपद है उसके हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड करके फिर हल करते हैं, कैसे देखेंगे। तो ऐसे गुणनखंड आप कर चुके होंगे कक्षा 9 में भी, ऐसे बहुपद के। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करना आपको आता होगा। फिलहाल ये देखिए कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे जिसमें द्विघात बहुपद हो, दो घात, एक घात और अचर पद तीनों दिए हो, तो अगर x² का गुणांक 1 है, अर्थात इसके पास कोई दिख नहीं रही संख्या, तो गुणांक 1 है। इस स्थिति में क्या करते हैं, ये जो अचर पद है चिन्ह सहित लिखते हैं अलग रफ कॉलम में, ये है -10। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी पहेली पूछते हैं। कैसे? ऐसी दो संख्याएं पता करना चाहेंगे जिनको गुणा कर दो आपस में 10 आ जाए और माइनस का चिन्ह लगा है। तो ये जो टुकड़े हम करेंगे, दो संख्याएं पता करेंगे जिनका गुणनफल 10 हो, तो उन्हीं का अंतर 3 होना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या है? 5 गुणे 2 10, 5 में से 2 निकालो 3। तो इस शर्त को पूरा करने वाले कौन सी संख्याएं तो है? 5 और 2। ध्यान दें, अगर यहां प्लस होता, ठीक है, तो हम क्या करते, ऐसे दो टुकड़े करते, यानी ऐसी दो संख्याओं ढूंढते
जिनको गुणा करो तो 10 आवे और जोड़ो तो बीच वाला यानी कि एक हाथ वाला जो चर राशि है उसका गुणांक आ जाए। तो गुणनखंड करना बड़ा आसान है। अगर एक्स स्क्वायर के पास एक के अलावा कोई गुणांक संख्या न हो अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक है तो सीधे हम अचर पद के दो टुकड़े ऐसे करते हैं सॉरी कि गुणा करने पे वही अचर पद यानी 10 आ जाए, और अगर चिन्ह माइनस के साथ है तो घटाने पे बीच वाला अर्थात एक हाथ वाला जो चल रहा है उसका गुणांक आ जाए संख्या के रूप में ना, तो 3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा देख रहे हैं 5 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करते हैं तो क्या आता है 10, और उन्हीं को घटाते हैं उन्हीं का अंतर लेते हैं तो क्या मिलता है 3। तो जहां पे जिस स्थान पर 3 लिखा हुआ है वहां 5 - 2 लिख देंगे, बस इतना काम है। इसीलिए हमने ये काम किया। तभी जो भी पहेली बनाई उस पहेली को बनाने का मकसद यही था आसानी से दो। देखिए ऐसा होता है कि 3 पद इसमें है, हम क्या करेंगे इनको 4 पदों में बांटेंगे। बीच वाले पद को अर्थात एक घात वाले पद को हम क्या करेंगे 2 पदों में बांट देंगे। ठीक है, फिर हो जाएंगे 4 पद। जब एक बीच वाले पद को हम 2 भागों में बांटेंगे तो कुल मिला के अभी 3 है, अब 4 हो जाएंगे। फिर 2 2 को लेकर के कॉमन लेकर के गुणनखंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 के स्थान पर 5 - 2 लिखेंगे, बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 - 2 एक्स - 10 बराबर 0। ध्यान दें, देखिए इसमें इस समीकरण में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा अंतर है। 3 के स्थान पे 5 - 2 आ गया, और ये 5 - 2 ही होगा भाई। 10 के टुकड़े करें तो 10 एक 10, 10 और 1 भी गुणनखंड हो सकते हैं उसके। 5 दूनी 10, 5 और 2 भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सही है वो बताने पता करने का तरीका आपको बताया कि गुणा किया जाए तो अचर पद आ जाए, और माइनस के साथ अगर अचर पद है तो घटाने पे बीच वाला अंक आ जाए। ठीक है, अगर प्लस होता तो गुणा करने पे यही संख्या लाते और जोड़ने पे भी ये बीच वाला गुणांक लाते ना। तो फिलहाल ये लिख लिया। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट को खोलेंगे। इस ब्रैकेट को खोलने में जरा ध्यान दीजिए, 2 काम करने हैं हमें। एक तो एक्स और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा, तो एक्स का गुणा होना है ब्रैकेट के साथ, एक्स का ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनका गुणा भी होना है। और एक बात ध्यान दें, माइनस पे लगा हुआ है तो माइनस क्या करेगा ब्रैकेट ओपन होने पर ब्रैकेट की जो राशियां हैं उनका चिन्ह बदल देगा। तो 2 काम करना है। तो चलते हैं, एक्स का 5 से गुणा करेंगे 5x होगा। अब ये आएगा प्लस के साथ क्योंकि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो गुणक आ जाएगा प्लस 5x। अब ये माइनस कर देगा उसको माइनस, तो कुल मिला के हो जाएगा -5x। अब हम बात करेंगे इस x का गुणा -2 से होगा। तो पहले इनका गुणा ब्रैकेट में कर लें आप, x का गुणा तो ये हो जाएगा -2x। क्यों, ये प्लस ये माइनस अर्थात असमान चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उस समय गुणनफल माइनस होता है, ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो -2x तो आ गया गुणा करने पर, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, ये कह रहा है मुस्कुरा रहा है कि निकलो बाहर, हम सभी के चिन्ह बदल देंगे। देखिए ये बात बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं ब्रैकेट हो उसके पहले माइनस हो तो वो क्या करेगा ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदल देता है। तो गुणा करने पे मैंने -2 आया था, -2x आया था, अब ये चिन्ह बदल के क्या कर देगा प्लस का 2x। तो इस प्रकार हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। तो ध्यान दीजिए, फिर से एक बात ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है
एक्स वाले पद को यानी एक्स के जो गुणांक है उसको दो संख्याओं में बदल देना। कैसे बदलेंगे? प्लस या माइनस में बदलेंगे, लेकिन कैसे बदलेंगे वो आपको हमने बता रखा। फिर ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखिए जैसा हमने बताया था कि अभी तक थे 3 पद पहले शुरुआत में ना, अब हो गए 4 पद। कितने पद हो गए? 4 पद। अब गुणनखंड का सबसे पहला नियम वो क्या जानते हो क्या है? कक्षा 9 में पढ़ा होगा। किसी बहुपद में यानी किसी बहुपद के प्रत्येक पद में अगर कोई राशि कॉमन है तो उसको कॉमन लेना, यानी लेना पड़ता, कॉमन ले ले। तो इस प्रकार वो क्या होता था, वो दो भागों में बच जाता था गुणनखंड के रूप में, तो उसके गुणनखंड कहते थे ना। तो अब क्या करेंगे? इसमें क्या कॉमन है? एक्स। कॉमन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है ऐसी राशि जिससे हम दोनों, जिनमें कॉमन ले रहे हैं, उन दोनों पदों को हम भाग कर सकें। पूरा पूरा भाग हो जाए और उससे बड़ी राशि कोई ना हो। ठीक है। तो कॉमन मतलब ऐसी राशि होती है जो बड़ी बड़ी हो और जिन पदों में कॉमन लेते हैं उन दोनों को पूरा पूरा भाग कर सके। तो आप देख रहे हैं वह राशि एक्स है जो एक्स स्क्वायर को भी पूरा पूरा भाग कर सकती है, एक्स, और 5x को भी भाग कर सकता है। देखिए कैसे भाई, एक्स स्क्वायर को भाग करेगा तो वो कैसे करेगा? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, एक कर गया, देखा भाग फल क्या आया? एक्स। तो इसको भी भाग करता है और 5x को तो करते ही हम देख ही रहे हैं। 5x मतलब 5 गुणा एक्स है, ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। तो दोनों को भी भाग कर रहा और इससे बड़ी कोई राशि नहीं जो दोनों को भाग कर सके। इसीलिए ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है। तो एक्स कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे मतलब भाग देना। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से भाग देंगे क्या मिलेगा? एक्स। ये हो गया एक्स माइनस 5x में एक्स कॉमन लेंगे यानी एक्स से भाग देंगे तो आएगा -5। इसी प्रकार इन दोनों में हम देखते हैं दो ऐसी संख्या है जो कॉमन है। कैसे? इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जो दोनों को भाग कर सके, और संख्या के अलावा कोई चर राशि तो है ही नहीं, केवल संख्या ही है जो दोनों में दिख रही है। वो भी दो से अधिक दो से कर सकती हैं दोनों संख्या। तो इसका मतलब दो कॉमन, दो कॉमन लेंगे तो इधर मिलेगा एक्स, फिर 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो x ही तो मिलेगा, और इधर 2 पंचे 10 अर्थात 5। इस प्रकार हमने क्या किया? जोड़ा बना के कॉमन लेकर के अगला स्टेप लिख लिया। अब क्या करेंगे देखिए समझिएगा। अब यहां पर दो पद हो चुके, अब हमारे पास कितने पद आए? 2। ध्यान दें पहले कितने पद थे? 3। अब कितने भी है? 3। यहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए 4 बदल गए, फिर हमने दो दो में कॉमन लेकर के दो पदों में बदल दिया। अब क्या होगा? दोनों पदों में देखिए कोई कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसी संख्या या ऐसी राशि, राशि एक भी हो सकती है और दो पदों वाला कोई छोटा सा व्यंजक भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे x-5 दोनों में गुणा के रूप में मौजूद है। ये 2 गुणे x-5 है, ये x गुणे x-5 है। तो दोनों में गुणा के रूप में x-5 उपस्थित है, इसलिए इसको हम चाहें तो भाग कर सकते हैं दोनों को x-5 से। यानी x-5 क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कॉमन को हमने लिख लिया, पहले पद में कॉमन लेंगे तो मिलेगा x, क्योंकि ये भाग करेंगे इसको कॉमन लेंगे तो ये हट जाएगा, x बचेगा। प्लस इसमें कॉमन लेंगे तो ये हट जाएगा और मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे समीकरण में जो बहुपद आया था
उसके गुणनखंड हो चुके हैं। तो गुणनखंड विधि से समीकरण में आए हुए बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद आसानी से मूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। सॉरी। तो अब देखिए यहां पे हमने क्या देखा, दो छोटे छोटे रैखिक बहुपद है ना, मिले हमें गुणा के रूप में, गुणनखंड से ना। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड। तो गुणा के रूप में दो खंड हमें मिल गए, अर्थात इसके दो गुणनखंड मिले। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल शून्य कहा गया। देखो हम नहीं कह रहे हैं, समीकरण कह रहा। ये जो दो, भाई देखिए इन तीनों पदों का जो देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर में 3x का अंतर, फिर 10 का अंतर बराबर 0 आता है, ये समीकरण कहती है। यहां भी देखिए इसका रूप बदला, लेकिन है सब वही। बाएं पक्ष में हर स्टेप में देखें तो यही है आपका, लेकिन रूप बदल रहा है। तो ये गुणनखंड के रूप में है, अर्थात दो खंड है जिनका गुणा, बीच में कोई रास नहीं, गुणा कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, तो इन दोनों का गुणा 0 है ना। तो आप बता सकते हैं भाई, अगर हम x का भाई कोई मान होगा यहाँ पर, जो अज्ञात राशि x है इसका कोई मान होगा, उस मान को इसमें रखें, हल करें तो कोई संख्या मिलेगी। ऐसे ही इधर x का मान रखें और हल करें तो कोई संख्या होगी। तो इस प्रकार हमें दो संख्याएं मिलेंगी, एक इसमें एक इसमें, और बीच में गुणा है। तो दो संख्याओं का गुणा 0 हो सकता है? आपसे प्रश्न है, आप लोगों से बताइएगा, क्या दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो सकता है? बहुत लोग कहेंगे ऐसा हमको नहीं लगता, नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। दो संख्याएं हों, उनका गुणा यानी उनका मल्टीप्लीकेशन 0 हो, ऐसा हो सकता है। आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे 0 गुणे 5 यानी 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो इन दो संख्याओं का गुणा 0 होगा, हो सकता है। देख रहे कंडीशन, जब शर्त है लेकिन इन दोनों में से एक कम से कम 0 हो, तभी हो सकता है। हो सकता है पहली संख्या कोई और हो, यानी कोई संख्या हो, और दूसरा 0 हो, दूसरी संख्या 0 हो। तो इन दोनों में कम से कम एक संख्या का 0 होना आवश्यक है, तभी ये 0 के बराबर हो सकता है। तो अब हम मान लेते हमें तो पता नहीं कौन 0, ये 0 या ये 0, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लेके चलेंगे। तो कहेंगे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एंड देन x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे 5। तो ये तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण, जिसको आपने कक्षा 6 से हल करना सीखना शुरू कर दिया था। तो इसको हमें ज्यादा बताना नहीं है, x बराबर 5 आ गया। तो एक तो हल हमें x का मालूम हो गया, ठीक है, एक मान x का मालूम हुआ। दूसरा, तो अब हमने इसको 0 माना, हमें तो कंफर्म नहीं कि यही 0 हो सकता है, ये 0 हो, तो इसको लेके चले तो x का मान 5 आया। अगर ये 0 है तो क्या आएगा देखिए, तो लिखेंगे आगे, और यदि, क्या लिखेंगे, और यदि, इंग्लिश में एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन यानी तब, तो क्या होगा, x इक्वल टू -2। तो इस प्रकार हम पाते हैं इस समीकरण को, यानी द्विघात समीकरण को जब हमने हल किया तो x के मान 1 नहीं आए बल्कि 2 आए। अब हम देखेंगे कि ये दोनों मान इस समीकरण के हैं जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला, हल करके निकाला है। अगर एग्जाम में कभी आवे तो कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ाहट में गलती हो जाती है तो समीकरण का हल गलत हो जाता है,
ये चेक करने के लिए कि गलत तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब कैसे जांच करेंगे, आइए दिखा रहे हैं। तो समीकरण में क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे। तो पहला मान क्या निकला 5, तो 5 रख दें। 5 के स्क्वायर 3 गुणे 5 माइनस 10 बराबर 0। ये आ गया 25, 15 माइनस 10 बराबर 0। 25 माइनस 25 अगर माइनस वाला इकट्ठा कर ले 0, 0 बराबर 0। तो ये जांच से हमको तुरंत पता लग गया कि हमारा पहला हल जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता, हो सकता इसमें कोई त्रुटि हो, तो इसके लिए भी जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, दूसरे लिए x के स्थान पे -2 होल स्क्वायर 3 इंटू -2 -10 इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर +4, इसका इंटू करेंगे सेम साइन +6 -10। यहां देखिए प्लस होगा, मैंने लिखा तो प्लस कर लें। तो देखिए प्लस के 6 और 4 कितने हो गए 10, माइनस के 10, इस प्रकार मिला 0। इस प्रकार हम देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, अर्थात अगर हम x का मान 5 रखते हैं तब भी इस बहुपद में रखते हैं तो 0 के बराबर आता है, और -2 रखते हैं तब भी 0 के बराबर आता है। अर्थात दोनों हमारे हल जो निकले हैं वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, अभी तक जो हम लोग रैखिक समीकरण हल करते थे, लीनियर इक्वेशन हल करते थे, जो कक्षा 6-7 से हल करना हम लोगों ने सीखा है, बराबर हल किए हैं, तो वहां पे हम देखते थे चर राशि यानी एक्स वाई जो भी होता था उसका केवल एक मान आता था। लेकिन यहां पर हमें 2 मान मिल रहे हैं। क्या कितने मान मिल रहे हैं, 2 मान। तो ध्यान रखें ये द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं जिनको हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर 3 घात की कोई समीकरण है तो उसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। 1 घात का समीकरण है अर्थात रैखिक समीकरण है तो उसके हल कितने होंगे, 1 होगा ना। तो इस प्रकार आपने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं आपने एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न के जरिए सीखा, देखा। अब इसके बाद 1-2 प्रश्न और लेकर के फिर सूत्र विधि बताएंगे। देखिए इस समय हम पूरा पाठ्यक्रम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे क्योंकि कक्षा 10 के लिए अब रिवीजन का समय है, परीक्षाएं एकदम पास में आ गई हैं, तो इसलिए हम जो चैप्टर ले रहे हैं उनका पूरा रिवीजन के पर्पज से पूरा करा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये परीक्षा के बाद हम पुनः जब नया सेशन शुरू होगा तब इसे खूब डिटेल में अच्छी तरह से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराते हुए चलेंगे। तो आज का फिलहाल लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले टर्म पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।